गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों के लिए लेकर आए फिर से जेटेड 2022 का बाल विकास का महामैराथन क्लास। और इसमें हम बताने जा रहे हैं आपको जेटेड 2022 का जो बाल विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसमें सबसे ज़्यादा आपका प्रश्न देखने को मिलते हैं। और वो जो क्लास होती है स्टूडेंट, डेली आपकी रात्रि जो होती है ये 9 बजे आपके सपनों को सच करने वाली क्लास है ये जेटेड 2022 का बाल विकास का महामैराथन शो। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी शेरनियाँ हैं सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। और ये देखिए आज जो महामैराथन क्लास आपका जो चैप्टर का हो रहा है ये जेटेड 2022 का CDP यानी आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी। और ये चैप्टर का नाम है जो आपका है ये स्टूडेंट आपका बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि। सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे तो इसी चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा डिटेल आपको बताएंगे और उसके बाद इस चैप्टर के बारे में प्रश्न आपके सामने रहेंगे और आप उसके उत्तर दीजिएगा। तो चलिए इस देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। और देखिए स्टूडेंट, अभी तक अगर आप हमारे स्पेशल नोट्स जेटेड का अगर स्पेशल नोट्स नहीं खरीदे हैं तो आप केवल 500 रुपया में हमारे जेटेड का स्पेशल नोट्स हमारे यूट्यूब चैनल टॉनिक क्लासेस में परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट चैप्टर का नाम था बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि। तो चलिए पहला टॉपिक है देखिए बुद्धि। तो बुद्धि क्या होता है? देखिए बुद्धि शब्द जो होता है प्रयोग सामान्यतः इसमें क्या होता है? प्रतिभा होती है। देखिए इसमें क्या क्या होता है स्टूडेंट? प्रतिभा होता है। दूसरा क्या होता है? ज्ञान की बात किया जाता है। प्रतिभा होता है, ज्ञान होता है और समझ, और इसमें समझ की बात होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि यह वह शक्ति है जो हम समस्याओं का समाधान करने हेतु उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। और बुद्धि जो होता है अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। तो देखिए बुद्धि के बारे में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्या है कि ये अमूर्त विचारों को, देखिएगा अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। याद रखिएगा, यानी बुद्धि जो होता है क्या होता है? बुद्धि अमूर्त किसको कहते हैं? जो चीज़ हमारे सामने नहीं रहता है, मेरी आंखों से ओझल होता है, उसी को हम लोग कहते हैं अमूर्त विचारों के सोचने की योग्यता है। अब अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि के बारे में अलग अलग चीज बताए हैं। तो देखिए अब सबसे पहला एक है आपका ईस्टर्न मनोवैज्ञानिक। इन्होंने क्या कहा है, ध्यान से देखिए। इन्होंने कहा है कि बुद्धि व्यक्ति की वह समान योग्यता है जिसके द्वारा वह सचेत रूप से नवीन आवश्यकताओं के अनुसार चिंतन करता है। यानी मतलब कोई भी चीज नया के बारे में वो चिंतन करना प्रारंभ करता। इस तरह क्या होता है कि जीवन में नई समस्याओं एवं स्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने में सामान्य मानसिक योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। यानी जैसा आपका माहौल है, जिस तरह का आपका समय है, उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही बुद्धि कहलाती है। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के अलग अलग परिभाषाओं को वर्णन किया है। तो सबसे पहले देखिए एक मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है पिंटर भाई साहब। देखिए ये मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है? पिंटर भाई साहब ने क्या कहा है कि जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। यानी नया परिस्थिति आने पर जो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, यानी सामंजस्य कर लेते हैं, उसी को हम लोग योग्यता को बुद्धि कहते हैं। और ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो पिंटर मनोवैज्ञानिक ने कहा है। अब दूसरा देखिए रायबर्न। दूसरे मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है? रायबर्न। यानी बहुत से मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि के बारे में अलग अलग बातें बताई है। तो रायबर्न नाम के जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने क्या कहा है कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। ये थे हमारे रायबर्न भाई साहब। तीसरा जो मनोवैज्ञानिक है इसका नाम है वुडवर्थ। याद रखिएगा वुडवर्थ। देखिए वुडवर्थ, ये क्या नाम है? वुडवर्थ भाई साहब। तो वुडवर्थ जो है, देखिए फिर से बताते हैं, वुडवर्थ जो मनोवैज्ञानिक थे इन्होंने कहा है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। यानी जिसमें हम लोग कार्य करते हैं यही एक विधि है, इसको कहते हैं बुद्धि। अगला है आपका देखिए वुड्रो। अगला मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है आपका स्टूडेंट? वुड्रो। देखिएगा ध्यान से, वुड्रो। इन्होंने क्या कहा है कि बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। और
एक मनोवैज्ञानिक और है जिन्होंने बुद्धि के बारे में बताया है कि बुद्धि में दो तत्व होते हैं, ज्ञान की क्षमता और निहित ज्ञान। तो देखिए बुद्धि में क्या होते हैं, दो तत्व होते हैं, यानी हम लोग के मनुष्य में जो बुद्धि होते हैं उसमें क्या होता है, दो तत्व होता है। एक होता है आपका ज्ञान की क्षमता, एक क्या होता है, ज्ञान की क्षमता। हम लोग को कितना ज्ञान है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है ज्ञान की क्षमता और दूसरा पॉइंट जो बुद्धि में होता है ये आपका होता है स्टूडेंट निहित ज्ञान, यानी आपको ज्ञान कितना पहले से मौजूद है। तो ये होता है बुद्धि का दो तत्व, इसको अच्छे तरीक़ा से याद करिएगा। अब देखिए एक थॉर्नडाइक नाम का मनोवैज्ञानिक था, तो थॉर्नडाइक के बारे में आप लोग पहले से भी पढ़े हैं कि थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि के बारे में क्या बताया है। तो चलिए आज हम थॉर्नडाइक के बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको बताते हैं। तो देखिए थॉर्नडाइक ने क्या किया है, सत्य तथा तथ्य के दृष्टिकोण में उत्तम प्रक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। और एक लास्ट मनोवैज्ञानिक था कॉल्विन। कॉल्विन ने क्या कहा है कि यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण में सामंजस्य करना सीख लिया और सीख सकता है तो वो बुद्धि कहलाती है। तो अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग धारणाओं से बुद्धि के बारे में बताया है। तो आपको एक दो इंपॉर्टेंट याद रखना है और आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है। तो देखिए अब अगला पॉइंट है आपका स्टूडेंट बुद्धि के सिद्धांत। तो देखिए बुद्धि के सिद्धांत क्या कहते हैं, एक कारक सिद्धांत। याद रखिएगा अगर एक कारक सिद्धांत रहेगा, एक कारक सिद्धांत और द्विकारक सिद्धांत, याद रखिएगा एक कारक सिद्धांत और द्विकारक सिद्धांत दोनों का मनोवैज्ञानिक देखिए नहीं, दोनों अलग अलग है। देखिए बुद्धि के सिद्धांत में अगर एक कारक सिद्धांत रहेगा, देखिएगा एक कारक अगर सिद्धांत की बात करेगा बुद्धि का, तो ये थे आपका अल्फ्रेड बिने भाई साहब। याद रखिएगा ये कौन है, अल्फ्रेड बिने, याद रखिएगा अल्फ्रेड बिने। तो अल्फ्रेड बिने ने एक कारक बुद्धि का सिद्धांत दिया था। अब इसमें क्या होता है समझिएगा बात को, एक कारक बुद्धि का सिद्धांत क्या होता है ये आपको बताते हैं। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड बिने ने किया। इस सिद्धांत का समर्थन कर इसको आगे बढ़ने का श्रेय जो दिया था ये टर्मन और स्टर्न ने दिया था। याद रखिएगा इसको आगे बढ़ने का किसने दिया था, टर्मन और स्टर्न भाई साहब ने दिया था। ठीक है, इन मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। स्पष्ट है कि इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को एक शक्ति या कारक के रूप में माना गया है। इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति के समस्त मानसिक कार्यों का संचालन करती है और व्यक्ति के समस्त व्यवहारों को प्रभावित करती है। तो ये था हमारा एक कारक बुद्धि। एक कारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, अल्फ्रेड बिने भाई साहब ने। अब देखिए स्टूडेंट आपका द्विकारक सिद्धांत, देखिए द्विकारक, ध्यान से समझिएगा द्विकारक सिद्धांत। तो द्विकारक जो सिद्धांत था ये किसने दिया दिखाते, ये आपका स्पीयरमैन भाई साहब ने दिया था। ये स्पीयरमैन भाई साहब जो मनोवैज्ञानिक था, इनके अनुसार क्या था, बुद्धि जो होता है द्विकारक होते हैं। अब द्विकारक क्या होता है ये थोड़ा सा डिटेल समझाते हैं। उनके अनुसार बुद्धि में दो कारक होते हैं और सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक आवश्यकताएं होती है। प्रथम जो होता है सामान्य मानसिक योग्यता और दूसरा होता है द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। प्रथम व्यक्ति में क्या होता है, सामान्य मानसिक योग्यता के अनुसार कुछ न कुछ विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि एक व्यक्ति जितने ही क्षेत्रों में अपना विषयों में कौशल होता है उसे उतनी ही विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती है। यदि एक व्यक्ति से एक से अधिक विशिष्ट योग्यताएं हैं तो इन विशिष्ट योग्यताओं को कोई विशेष संबंध नहीं पाया जाता। और स्पीयरमैन का यह विचार है कि एक व्यक्ति में सामान्य योग्यता की मात्रा जितनी से अधिक बुद्धि पाई जाती है वह उतना ही अधिक बुद्धिमान कहलाता है। तो ये था बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया, तो ये थे स्पीयरमैन। अगर पूछेगा कि बुद्धि का एक कारक का सिद्धांत किसने दिया था, तो अल्फ्रेड बिने भाई साहब ने दिया था। अब देखिए बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, देखिएगा बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत, यानी बुद्धि अनेक प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं। तो देखिए बहुकारक सिद्धांत जो बुद्धि का था ये हमारे थॉर्नडाइक भाई साहब ने दिया था। याद रखिएगा थॉर्नडाइक, याद रखिएगा थॉर्नडाइक नाम के जो मनोवैज्ञानिक था, इनके अनुसार बहुकारक सिद्धांत, यानी इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक कौन थे, थॉर्नडाइक थे। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई तत्वों तथा समूहों में पाई जाती है। प्रत्येक की कोई चीज नहीं होती बल्कि बुद्धि में कोई स्वतंत्र विशिष्ट योग्यताएं निहित रहती है जो विभिन्न कार्यों को संपादित करती है। याद रखिएगा अगला एक बुद्धि और है जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिदर्श सिद्धांत। याद रखिएगा प्रतिदर्श सिद्धांत,
समझिएगा बात को, सिर्फ समझना ही सब, उसके बाद हम एक एक करके क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आप बताइएगा। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था थॉमसन ने किया था। किसने किया था? आपका थॉमसन भाई साहब ने, याद रखिएगा, प्रतिदर्श का सिद्धांत किया था। और अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के विरोध में किया था, ये याद रखिएगा। अगला है आपका समूह तत्व सिद्धांत। देखिए अगला आपका बुद्धि का कौन है? समूह तत्व सिद्धांत। समूह तत्व सिद्धांत, समझिएगा बात को, समूह तत्व सिद्धांत। तो देखिए समूह तत्व सिद्धांत क्या होता है? जो तत्व सभी प्रतिभावात्मक योग्यताओं में सामान्य नहीं होते परंतु कई क्रियाओं में सामान्य होते हैं, उन्हें हम लोग समूह तत्व की संज्ञा दी जाती है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। इस सिद्धांत के प्रतिपादन जो थे थर्स्टन भाई साहब थे, याद रखिएगा, थर्स्टन। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है गिलफोर्ड का सिद्धांत, याद रखिएगा, गिलफोर्ड। देखिए ये एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है गिलफोर्ड, याद रखिएगा, गिलफोर्ड। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो गिलफोर्ड जो था, इनका पूरा नाम था जेपी गिलफोर्ड, याद रखिएगा, इनका पूरा नाम क्या था? जेपी गिलफोर्ड। इन्होंने कहा है कि बुद्धि परीक्षण से संबंधित कई परीक्षणों पर कारक विश्लेषण तकनीक का प्रयोग करते हुए मानव बुद्धि के विभिन्न तत्वों और कारकों में प्रकाश लाने वाला प्रतिमान विकसित है। यानी लोग क्या कहता है कि अपनी बुद्धि से कोई भी तकनीकी चीज को आगे कर सकता है। ये हमारे गिलफोर्ड, यानी इनका पूरा नाम था जेपी गिलफोर्ड। इन्होंने बुद्धि का जो एक बहुबुद्धि का सिद्धांत में एक गिलफोर्ड का सिद्धांत है जिनमें उन्होंने बुद्धि के बारे में परीक्षण से संबंधित किया कि बुद्धि का विभिन्न तत्व और कारक जो होता है वो प्रकाश डालने में सहायता मिलती है। चलते स्टूडेंट अगला पॉइंट है आपका बहुआयामी बुद्धि। तो देखिए बहुआयामी बुद्धि क्या होता है ये बताते हैं। यानी कहने का मतलब होता है कि बहुआयामी बुद्धि यानी बुद्धि बहुत प्रकार के होते हैं। अब बहुआयामी बुद्धि का जो प्रतिपादन किया था किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो इसमें दो मनोवैज्ञानिक था, एक का नाम था कैली, याद रखिएगा, एक का नाम था कैली मनोवैज्ञानिक और दूसरा का नाम था आपका थर्स्टन, याद रखिएगा, थर्स्टन। तो बहुआयामी बुद्धि के प्रतिपादक कौन थे? कैली भाई साहब और थर्स्टन भाई साहब। यानी इनके अनुसार क्या होता है, कैली के अनुसार क्या होता है कि बुद्धि का निर्माण इन योग्यताओं से होता है जो वांछिक योग्यता, गामक योग्यता और सांख्यिकी योग्यता, यांत्रिक योग्यता, सामाजिक योग्यता, संगीतात्मक योग्यता इत्यादि। ठीक है, यानी कहने का मतलब होता है बुद्धि बहुत प्रकार के होते हैं। चलिए अगला आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए मानसिक आयु। देखिए अब क्या सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका एग्जाम में पूछेगा, अब होता क्या है कि एक बच्चे 4 साल का है, मान लीजिए एक बच्चा क्लास 4 में पढ़ता है और क्लास 6 का वो सवाल बना रहा है, इसका मतलब उसका बुद्धि ज्यादा होगा, यानी क्लास कम है। और देखिए अब यहाँ सबसे बड़ी बात है कि एक बुद्धि लब्धि, देखिएगा अब है बुद्धि लब्धि का सूत्र, बुद्धि लब्धि का सूत्र जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? IQ कहते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा क्लास 4 में पढ़ रहा है और वो क्लास 7 का सवाल बना रहा है, यानी इसका मतलब बुद्धि उसका ज्यादा है। कोई बच्चा 10th में पढ़ रहा है और 5 का सवाल बना रहा है, इसका मतलब बुद्धि उसका कम है। तो IQ मतलब बुद्धि लब्धि का एक सूत्र होता है, याद रखिएगा। देखिए बुद्धि लब्धि का एक सूत्र होता है IQ, जो हम लोग IQ चेक करते हैं। तो ये क्या होता है? मानसिक आयु। देखिए मानसिक आयु याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुने 100, याद रखिएगा। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु गुने वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुने 100। अब उदाहरण में आपको बताते हैं कि मान लीजिए एक बच्चा क्लास 5 में पढ़ता है और इसका मानसिक आयु 5 वर्ष है और इसका वास्तविक आयु 4 वर्ष है, मतलब वो दिमाग 5 साल वाला काम कर रहा है और वो रियल में उसका उम्र है 4 साल। और गुने 100 कीजिए, अब चेक करते हैं, 4 से कटाएंगे तो 25 बार में 100, यानी इसका बुद्धि कितना हो गया स्टूडेंट? 125। और नॉर्मल जो बुद्धि होता है हम लोग का क्या होता है? 90 से 110 प्रकार का 110 होता है। अब बुद्धि भी देखिए बहुत प्रकार का होता है, तो इसको इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा अच्छे तरीका से। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में फॉर्मूला को क्या लिख देते हैं? IQ यानी मेंटल एज, यानी इसको हम लोग मानसिक आयु बटे क्या कहते हैं? आपका वास्तविक आयु इंटू क्या होता है? 100। ठीक है, अब एक उदाहरण आपको यहाँ समझाते हैं कि मान लीजिए एक बच्चा का मानसिक आयु 12 वर्ष है, मान लीजिए वो 12 वर्ष का काम कर रहा है लेकिन उसका रियल आयु 10 वर्ष है। अब इसका बुद्धि लब्धि कितना होगा चेक करते हैं, तो 0 0 कटा देंगे, 12 धंग 120, यानी इसका बुद्धि लब्धि कितना हो गया स्टूडेंट? आपका 120, याद रखिएगा। MA का मतलब होता है मेंटल एज, जिसको हम लोग मानसिक आयु कहते हैं। अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए
MA का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंटल एज, याद रखिएगा। MA का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंटल एज। मेंटल एज को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? मानसिक आयु, याद रखिएगा, मानसिक आयु, ठीक है। और दूसरा होता है CA। CA जो अभी हमने लिखा, CA का मतलब क्या होता है? क्रॉनिकल एज, याद रखिएगा, क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज। ये क्या होता है? वास्तविक आयु, याद रखिएगा, ये क्या होता है? वास्तविक आयु, ठीक है। तो इस तरह आप बुद्धि लब्धि का सूत्र निकाल सकते हैं। अब देखिए बुद्धि भी बहुत प्रकार के होते हैं, ये आपको डिटेल बताते हैं। देखिए कितना बुद्धि, कौन होशियार है, कौन बुड़बक है, आप सब बता सकते हैं आसानी से। तो देखिए अगर मान लीजिए किसी का 130 से अधिक बुद्धि है, देखिएगा 130 प्लस अगर किसी का है, इसको हम लोग कहते हैं श्रेष्ठ बुद्धि, याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? श्रेष्ठ बुद्धि। अगर 130 से अधिक किसी का है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? श्रेष्ठ बुद्धि कहते हैं। और अगर 140 प्लस है किसी का, 140 है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अति श्रेष्ठ कहते हैं। यानी सबसे ज्यादा जो आपका बुद्धि होता है 140 प्लस, याद रखिएगा। 140 में हम लोग अति श्रेष्ठ या प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। प्रतिभाशाली, जैसे हम लोग कौटिल्य पंडित को कह सकते हैं, देखिए प्रतिभाशाली बालक था। और भी आपके अनेक बालक है, छोटे छोटे बालक जो बहुत बड़े कारनामा करते हैं, प्रतिभाशाली बालक। तो 140 से जिसका अधिक बुद्धि लब्धि होता है वो क्या कहलाते हैं? अति श्रेष्ठ बालक या प्रतिभाशाली बालक। अब देखिए अब 120 और 129 के बीच में जो बुद्धि होता है, देखिए 120 से लेके 129 के बीच में बुद्धि जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं श्रेष्ठ बुद्धि। इसको हम लोग क्या कहते हैं? श्रेष्ठ बुद्धि, ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए 120, ध्यान से देखिएगा, 120 से लेके 139 तक ये जो आपका क्या होता है? आपका ये भी आपका श्रेष्ठ बुद्धि में आता है, याद रखिएगा, ये भी आपका क्या आता है? श्रेष्ठ बुद्धि में आता है, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे ज्यादा जो बुद्धि होता है प्रतिभाशाली क्या होता है? 140 प्लस। अब देखिए हम लोग का जो नॉर्मल बुद्धि होता है वो होता है स्टूडेंट आपका 110 से 119। इसको हम लोग कहते हैं उच्च सामान्य बुद्धि। इसको हम लोग क्या कहते हैं? उच्च सामान्य बुद्धि, उच्च सामान्य बुद्धि, ठीक है। और देखिए अब नॉर्मल इंसान में जो होता है, जैसे हम लोग में जो नॉर्मल इंसान होता है उसका जो बुद्धि होता है, देखिए 90 से लेके 109 तक जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं सामान्य बुद्धि। इसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? सामान्य बुद्धि। यानी हम लोग का जो दिमाग होता है 90 से लेके 109 के बीच में, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सामान्य बुद्धि। अब देखिए जिसका बुद्धि लब्धि 80 से लेके 89 है, देखिएगा 80 से लेके 89, इसको कहते हैं मंद बुद्धि। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मंद बुद्धि, याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब कोई बच्चा क्लास 5 में पढ़ रहा है और वो क्लास 3 का बना रहा है सवाल, इसका मतलब उसका बुद्धि कम है। अब देखिए उसके बाद होता है 70 से 79, देखिए 70 से 79। अगर इतना बुद्धि होगा तो उसको हम लोग कहते हैं छीन बुद्धि। जैसे कोई बालक जो है पागल की तरह करता है, उसको कोई दिमाग नहीं रहता है, नहीं कहते इसका मति छीन हो गया, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? छीन बुद्धि। ये होता है 70 से लेके 79 के बीच में। और सबसे कम जो होता है आपका, देखिए सबसे कम जो होता है यानी 70 से कम, 70 से जो कम होता है ये होता है निश्चित छीन बुद्धि। यानी इसका मतलब ये कन्फर्म होता है कि सबसे कम बुद्धि इसको निश्चित छीन बुद्धि, निश्चित छीन बुद्धि हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका बुद्धि। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखना होगा? प्रतिभाशाली बालक जो होता है उसका 140 प्लस बुद्धि होता है। सामान्य बुद्धि जो होता है आपका 90 से लेके 110 के बीच में होता है। और निश्चित छीन बुद्धि जो होता है वो 70 से कम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अगला टॉपिक है आपका, देखिए अगला टॉपिक है बौद्धिक विवृद्धि और विकास। तो देखिए बौद्धिक विवृद्धि में क्या होता है कि अलग अलग यानी बौद्धिक विकास के, बौद्धिक विवृद्धि और विकास के अनेक कारकों पर निर्भर करता है। जैसे हम लोग अभी पढ़े कि मस्तिष्क और संबंधित स्नायु में परिपक्वता बौद्धिक विवृद्धि और सर्वाधिक प्रभावित रहता है। यानी जन्म के समय बालक में उसकी बौद्धिक की योग्यता विकास की प्रथमावस्था से निम्न स्तर पर होती है। यानी बालक का जब जन्म होता है तो उसको कम बुद्धि होता है, जो जो उम्र पड़ता है। ऐसे आप लोग जीन पियाजे के बारे में पढ़े हैं कि जीन पियाजे ने क्या कहा है कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं को बांटा है। तो उसमें जो जो बालक का उम्र होता है, सबसे पहले होता है शैशवावस्था जो 0 से लेकर 2 वर्ष होता है। उसके बाद आपका क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल होता है। फिर क्या होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल। और चौथा होता है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष। यानी कहने का मतलब जो जो बच्चा का उम्र बढ़ता है तो बच्चे में बुद्धि आती रहती है।
समझ में आया, ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं स्टूडेंट अगला टॉपिक आपका क्या, देखिए बौद्धिक विकास और विद्यालय। तो देखिए बौद्धिक विकास और विद्यालय में क्या होता है, आईक्यू की बात किया जाता है, याद रखिएगा। अभी हमने तुरंत आईक्यू के बारे में आपको बताया, तो अब इसमें क्या होता है, देखिए अनेक मनोवैज्ञानिक यह प्रश्न करते हैं कि बालक की आईक्यू और विवृद्धि विकास पर विद्यालय जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कहने का मतलब यह है कि एक अध्ययन में यह देखा गया कि परिवार और पर्यावरण से आए बालकों की आईक्यू की विवृद्धि पर नर्सरी पर स्कूल का प्रभाव नगण्य होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि उसका आईक्यू जो होता है वो अधिक होता है सामान्य के स्तर पर, और परिवार और वातावरण से संबंधित होते हैं। यानी कहने का मतलब होता है अनुवांशिकता और वातावरण। अनुवांशिकता वातावरण क्या होता है, माता पिता का गुण बच्चों में आ ही जाता है। तो कोई बच्चा घर से ही उसको पढ़ा के सिखाया जाता है माँ बाप के द्वारा, तो वो बच्चा जब स्कूल जाता है तो वहाँ उससे जल्दी से सीखने को आता है। यानी इसका मतलब क्या होता है, उसका आईक्यू ज़्यादा होता है। और कुछ बच्चा क्या होता है, खाली स्लेट होता है, उसको घर में कुछ नहीं बताया जाता है, वो जब डायरेक्ट स्कूल जाता है तो वहाँ उसको समझ में उतनी बातें नहीं आती है। तो इसका मतलब उसका बुद्धि लब्धि उससे कम होता है। ठीक है, तो विद्यालय जाने से क्या होता है, उसका बुद्धि लब्धि बढ़ता है, वहां पर वो नई नई ज्ञान को सीखता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक आज का जो लास्ट टॉपिक है ये देखिए। अब इसमें क्या है, शिक्षा के क्षेत्रों में, देखिए शिक्षा के क्षेत्रों में बुद्धि परीक्षणों का महत्व। अब देखिए शिक्षा के क्षेत्र में आपका पहला पॉइंट आपका शैक्षिक, देखिए शैक्षणिक क्या है, शैक्षणिक मार्गदर्शन। पहला पॉइंट आपका क्या, शैक्षणिक मार्गदर्शन। यानी कहने का मतलब कि जब बच्चा स्कूल जाएगा तो वहां बच्चा अनेक चीज सीखेगा। यानी कहने का तात्पर्य देखिए कि विज्ञान के साथ साथ मनोविज्ञान ने मानवीय समस्याओं के समाधान में अपूर्व योगदान दिया। इसके द्वारा बच्चों के भविष्य की निर्धारण की योजनाओं को बनाया जा रहा है, और शिक्षा के क्षेत्र में सही दिशा और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बुद्धि परीक्षाएं होते रहती है, और क्षेत्र के विकास के लिए प्राथमिक और गौण दोनों ही प्रकार के पाठ्यक्रमों की आवश्यकता होती है। और एनसीएफ 2005 जो आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ये बताया है कि आपको बच्चों का ज्ञान जो होता है स्कूली ज्ञान से बाहरी ज्ञान को जोड़ना। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपका स्टूडेंट इसमें था। अब चलते हैं हम आप क्वेश्चन की तरफ, तो चलते हैं। आज अब आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी स्टूडेंट अब आ जाइए। अब एक एक करके क्वेश्चन हम डिटेल से बताएंगे, उसके बारे में आपको आंसर बताना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, बताइए किसी बच्चे में अमूर्त विचारों के संदर्भ में उसके सोचने की योग्यता क्या कहलाती है। अमूर्त किसको कहते हैं कि जो चीज आपके सामने है उसको हम लोग कहते हैं मूर्त। यानी जो चीज बच्चा छू सकता है, देख सकता है, आंखों के सामने रहता है, उसको कहते हैं अमूर्त। ये मूर्त कहते हैं। जो चीज जैसे बच्चा एक मोबाइल के बारे में जानता है कि मोबाइल बच्चा देखा है कैसा होता है, और उसको दूसरे कमरे में रखा और बोलेंगे जाओ लेके आओ, तो बच्चा वो चीज को क्या जानता है कि वो अमूर्त है। ठीक है, यानी जो चीज के बच्चा के बारे में इमेज बना हुआ है और जो चीज बच्चा जानता है, और वो चीज के बारे में जब उसको कहा जाता है तो उसको जब वो लेके आता है तो उसकी आंखों की दृष्टि से ओझल हो जाता है और उस चीज के बारे में वो कल्पना करने लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अमूर्त। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, किसी बच्चे में अमूर्त विचारों के संदर्भ में उसके सोचने की योग्यता क्या कहलाती है। बताइए, ऑप्शन है उसका अधिगम, उसकी बुद्धि, उसकी कार्य प्रणाली, उसकी तेज दृष्टि। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। तो चलिए स्टूडेंट इसका उत्तर बताते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, किसी बच्चे में अमूर्त विचारों के संदर्भ में उसके सोचने की योग्यता क्या कहलाती है। तो उसका अधिगम की बात तो यहाँ नहीं कर रहा है, यानी बच्चा सोचेगा, तो यानी इसका मतलब उसकी बुद्धि के बारे में बात कर रहा है। उसके कार्य प्रणाली की बात के बारे में नहीं कर रहा, उसकी तेज दृष्टि के बारे में बात नहीं कर रहा। यानी 1 का आंसर स्टूडेंट आपका क्या हो गया, बी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। देखिए आप कक्षा 8वीं, ध्यान से देखिएगा, आप कक्षा 8वीं के कक्षा 8वीं के जगह यहाँ 7वीं होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ होगा 7वीं, याद रखिएगा। आप कक्षा 7वीं के कक्षा अध्यापक हैं। आप अपनी कक्षा के सभी छात्रों की बुद्धि लब्धि का परीक्षण करते हैं और आप पाते हैं कि पूरी कक्षा में रमा और अशोक की बुद्धि लब्धि 130 से ऊपर है। तो रमा और अशोक क्या है बताइए, मानसिक विकलांग छात्र हैं, सामान्य छात्र हैं, प्रतिभाशाली छात्र हैं, प्रशिक्षणीय मानसिक विकलांग हैं। तो बताइए 5 सेकंड का समय दिया था, इसका उत्तर क्या होगा।
तो चलिए, अभी हमने आपको बताया कि बुद्धि लब्धि जो 130 से ऊपर होती है वो क्या होती है, जल्दी से बताइए। मानसिक विकलांग छात्र, सामान्य छात्र, प्रतिभाशाली छात्र, प्रशिक्षणीय मानसिक विकलांग छात्र। तो देखिए, मानसिक विकलांग तो होगा नहीं, जिसका 130 प्लस बुद्धि होगा तो मानसिक रूप से विकलांग नहीं होगा। सामान्य का तभी हमने तुरंत बताया कि 90 से लेके आपका 110 जो होता है वो सामान्य का होता है। प्रतिभाशाली बुद्धि, याद रखिए यही आपका आंसर होगा। 130 प्लस 130 रहे या 140 प्लस रहे, 140 रहेगा तो प्रतिभाशाली छात्र कहलाएगा, उच्च प्रतिभाशाली यानी 130 प्लस ही आपका प्रतिभाशाली छात्र में आता है। बिल्कुल सही है। और प्रशिक्षणिक मानसिक विकलांग छात्र नहीं होगा, यानी इसका उत्तर होगा 2 का उत्तर क्या होगा स्टूडेंट, सी नंबर होगा। चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है आपका बुद्धि लब्धि का प्राप्तांक। देखिए, यहां पर फॉर्मूला आपको बताना है कि बुद्धि लब्धि का प्राप्तांक करने हेतु सही विधि क्या है, बताइए। मानसिक आयु बटे कलानुक्रमिक आयु गुने 100, कलानुक्रमिक आयु बटे मानसिक आयु गुने 100, कलानुक्रमिक आयु बटे मानसिक आयु बटे 100, उपरोक्त सभी। बताइए इसका उत्तर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए स्टूडेंट, इसका उत्तर तो बहुत आसान है। बुद्धि लब्धि को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, IQ, इंटेलिजेंस क्वोशेंट। इसका सूत्र होता है ये, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। वास्तविक आयु को ही हम लोग क्या कहते हैं, कालानुक्रमिक आयु गुने 100। याद रखिएगा, मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु, कालानुक्रमिक को ही हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक आयु गुने 100। यही आपका बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है। यानी इसका उत्तर होगा ए नंबर, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। चलते स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की ओर, 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है, आप कक्षा 8 के कक्षा अध्यापक हैं। आपकी कक्षा में सुरेश नाम का एक लड़का पढ़ता है जिसकी आयु 15 वर्ष है। यदि उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि पाएंगे। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक लड़का 15 वर्ष का है और उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष की है। बताइए, यानी उम्र है 15 साल का और सोचता है वो 18 साल का। तो अब बोल रहा है कि उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, ये आपको बताना है। तो हमने अभी तो आपको पहले ही बताया उदाहरण की बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, IQ, यानी बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो मानसिक आयु क्या है आपका 18 वर्ष, वास्तविक आयु क्या है 15 वर्ष। गुने क्या होगा आपका 100। कटाइए इसको, 5 तिया 15, 20 पंचे 100, 3 छके 18, यानी 20 छके क्या हुआ 120। 120 किसका उत्तर देख लीजिए स्टूडेंट, आपका सी नंबर है। यानी कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि एक बालक का उम्र 15 साल है और वो 18 वर्ष का काम करता है। 18 साल की आयु का जो बालक काम करता है वो 15 साल की उम्र में ही करता है। तो उसका बुद्धि लब्धि क्या होगा, इसका सूत्र हमने बताया आपको, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुने 100। तो मानसिक आयु कितना 18 है, वास्तविक आयु कितना है उसका 15 साल है, और गुने 100 कराएंगे, इसको कट करेंगे तो 120 होगा। और 120 अगर है तो स्टूडेंट ये कौन सा बुद्धि के अंतर्गत आएगा, तो ये श्रेष्ठ बुद्धि के अंतर्गत आएगा। याद रखिएगा, अगर पूछेगा 120 बुद्धि है तो ये कौन सा बुद्धि के अंतर्गत आएगा, ये श्रेष्ठ बुद्धि के अंतर्गत आएगा। यानी 4 का उत्तर आपका क्या हो गया, सी नंबर। चलते स्टूडेंट 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है आपका, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू सृजनशील छात्र है तो उसकी बुद्धि का स्वरूप क्या होगा। तो सृजनशील ही आपका क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है, याद रखिएगा। यानी आपकी कक्षा का एक छात्र राजू जो है वो एक सृजनशील छात्र। सृजनशील का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को नया करना, क्रिएट करना, उत्पन्न करना, उसी को कहते हैं सृजनशील। तो क्या होगा, औसत से कम, औसतन, औसत से अधिक कह नहीं सकते। बताइए, औसत से कम तो होगा नहीं, औसतन तो होगा नहीं, औसतम से अधिक, बिल्कुल सही बात है। यानी औसत से उसका ज्यादा बुद्धि है, तब ना उसको सृजनशील छात्र हम लोग कह सकते हैं। इसीलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट आपका 5 का उत्तर क्या होगा, सी नंबर होगा। और कह नहीं सकते तो ये आपका होगा नहीं, ठीक है। तो यानी इसका उत्तर आपका क्या हो गया, 5 का उत्तर क्या हो गया, सी नंबर। चलते स्टूडेंट 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, आपकी कक्षा में 60 बच्चे हैं,
जिनमें 10 बच्चों की बुद्धि लब्धि 70 से कम है, तो आप उन छात्रों को किस समूह में रखेंगे? बताइए। यानी हमने पहले ही बताया कि सबसे कम बुद्धि जो होता है, यानी निश्चित क्षीण बुद्धि जो होता है, वो 70 से कम होता है। तो बताइए 6 का उत्तर क्या होगा? प्रतिभाशाली छात्र, पिछड़े छात्र, क्षीण बुद्धि वाले छात्र, सृजनशील छात्र। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? तो चलिए, प्रतिभाशाली छात्र अभी जस्ट बताया स्टूडेंट कि 130 प्लस जिसका बुद्धि होता है उसको प्रतिभाशाली छात्र कहते हैं। पिछड़े बालक तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। क्षीण बुद्धि वाले, यानी 70 से जो कम बुद्धि होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षीण बुद्धि बालक। याद रखिएगा, यानी सबसे जो क्षीण बुद्धि, जिसका दिमाग काम नहीं करता है बिल्कुल, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षीण बुद्धि बालक। ये होता है 70 से कम। याद रखिएगा, 70 से कम, यानी 70 से जिसका भी कम बुद्धि रहेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षीण बुद्धि बालक। और सृजनशील बालक तो होगा नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव है। सृजनशील बालक रहेगा तो कम से कम इसका जो औसतन बुद्धि होगा इसका 90 से 100, यानी हम लोग का जो सामान्य मनुष्य हम लोग जो होते हैं, यानी हम लोग का औसतन बुद्धि क्या होता है? 90 से लेके 110 होता है। और अगर 120 हो जाएगा तो वो श्रेष्ठ बुद्धि कहलाएगा। अगर 130 से अधिक होगा तो वो क्या कहलाएगा? प्रतिभाशाली बालक कहलाएगा। तो याद रखिएगा। तो इसका 5-6 का आंसर क्या हो गया? सी नंबर। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है बुद्धि के प्रतिदर्श। देखिए अभी हमने थ्योरी में बताया आपका कि बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? बताइए, थॉमसन भाई साहब ने, स्पीयरमैन भाई साहब ने, थॉर्नडाइक भाई साहब ने, या अल्फ्रेड बिने भाई साहब ने? बताइए क्या होगा इसका उत्तर? आपको बताना है कि बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? तो आपको ये बात याद रखना होगा कि बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो आपका थॉमसन भाई साहब ने किया था। स्पीयरमैन ने नहीं किया था, थॉर्नडाइक ने नहीं किया था, अल्फ्रेड बिने ने नहीं किया था। अब आपसे पूछेगा कि भाई स्पीयरमैन ने क्या किया था, ये भी आप बता दीजिए। तो स्पीयरमैन ने स्टूडेंट आपका क्या था? द्विकारक। देखिए अब यहां समझा देते हैं। स्पीयरमैन ने आपका कौन कारक सिद्धांत किया था? द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत। द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत किसने किया था? स्पीयरमैन ने। अब पूछेगा आपका थॉर्नडाइक ने क्या किया था? तो थॉर्नडाइक ने क्या किया था? बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत। बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। और पूछेगा अल्फ्रेड बिने ने क्या दिया था? तो अल्फ्रेड बिने ने आपका एक कारक बुद्धि का सिद्धांत दिया था। याद रखिएगा, अल्फ्रेड बिने ने क्या किया था? एक कारक बुद्धि का सिद्धांत दिया था। तो ये आपको सभी बातों को याद रखना होगा। थॉमसन भाई साहब जो थे उसने क्या किया था? बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत आपका दिया था। और स्पीयरमैन के बारे में अगर पूछेगा तो द्विकारक सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक के बारे में पूछेगा तो बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने। और अगर अल्फ्रेड बिने का पूछेगा तो अल्फ्रेड बिने भाई साहब जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने एक कारक बुद्धि का सिद्धांत दिया था। यानी इसका उत्तर होगा 7 का उत्तर आपका ए नंबर होगा। चलते 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ध्यान से देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आपके कक्षा का एक छात्र राजन पढ़ाई, खेलकूद, सामूहिक कार्यक्रमों आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। इसका अर्थ है कि वह एक कौन बालक है? बताइए। क्षीण बुद्धि छात्र है, तर्कशील क्षमता वाले छात्र है, बहुआयामी बुद्धि वाला छात्र है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? 8 का उत्तर आपको बताना है। तो बताइए, आपके कक्षा में एक छात्र जो होता है, मान लीजिए उस छात्र का नाम है राजन, पढ़ाई, खेलकूद और सामूहिक कार्यक्रम आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। इसका मतलब उसका बुद्धि ज्यादा होगा। तो पहला लिखा है क्षीण बुद्धि छात्र, ये तो होगा नहीं, क्षीण तो आपका 70 से कम होता है। तर्कशील क्षमता वाले बालक, तो देखिए तर्कशील, सिर्फ तर्कशील वाले बालक होगा नहीं, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, यानी सबसे बेस्ट करता है। बहुआयामी बुद्धि वाला छात्र होगा। बहुआयामी क्या कहता है कि बहुत प्रकार से उसको बुद्धि है, इसीलिए वो बालक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। मतलब पढ़ाई में भी तेज है, खेलकूद में भी तेज है, सामूहिक कार्यक्रम में तेज है, यानी सभी विभाग में अगर तेज रहेगा तो बुद्धि वो किस में आएगा? बहुआयामी बुद्धि। और उपरोक्त में से कोई नहीं तो होगा नहीं, यानी 8 का उत्तर होगा स्टूडेंट आपका सी नंबर। चलते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आप पिछले कई वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं,
यानी कहने का मतलब कि आप कई सालों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। आपने अपने अनुभव के आधार पर पाया कि बहुआयामी छात्र निपुण होते हैं। यानी कहने का मतलब आप एक शिक्षक हैं और बच्चों को बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, तो आप अपने अनुभवों के आधार पर यह बता सकते हैं कि शिक्षक होके ये नाते आप बता सकते हैं कि कुछ छात्र जो होते हैं बहुआयामी छात्र निपुण होते हैं। अब बताइए, केवल खेलकूद में, केवल शैक्षिक कार्यों में, कई प्रकार के कौशलों में, उपरोक्त सभी, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं, जहां केवल भाई साहब मिले, ये केवल वर्ड ही आपका निगेटिव होता है, याद रखिएगा। जहां पर भी आपको केवल वर्ड दिखाई दे तो ये वर्ड जहां रहेगा ये आंसर आपका निगेटिव होगा, ये तो होगा नहीं, यानी इसका उत्तर होगा स्टूडेंट आपका सी नंबर, यानी कई प्रकार के कौशलों में, उपरोक्त सभी तो होगा नहीं, यानी 9 का उत्तर होगा आपका सी नंबर। चलते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बताइए, निम्न में से किसने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि शब्द को परिभाषित किया था। बताइए, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके पूरे चैप्टर का कि बुद्धि लब्धि का जो आप लोग ने सूत्र पढ़ा, बुद्धि लब्धि का हम लोग ने सूत्र क्या पढ़ा, आईक्यू का सूत्र क्या पढ़ा हम लोग ने, मेंटल एज, जिसको हम लोग कहते हैं मानसिक आयु बटे सीए का फुल फॉर्म अभी हम लोग जस्ट बताए कि सीए का फुल फॉर्म आपका क्या होता है, क्रॉनिकल एज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक आयु गुने 100। अब बताइए कि ये जो सूत्र दिया था तो ये सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था, ये आपको बताना। कैटल भाई साहब ने, अल्फ्रेड बिने भाई साहब ने, स्पीयरमैन ने, ईस्टर्न भाई साहब ने, ये आपको बताना है। तो चलिए अब बताते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, तो देखिए अगर आपसे पूछेगा कि बुद्धि लब्धि जो शब्द था उसको सबसे पहले परिभाषित किसने किया था, तो बता देते हैं स्टूडेंट, ये परिभाषित जो किया था ये ईस्टर्न भाई साहब ने किया था। अब पूछेगा स्पीयरमैन ने क्या किया था, तो स्पीयरमैन ने आपका द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत दिया था, याद रखिएगा। द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, स्पीयरमैन ने। अगर अल्फ्रेड बिने की बात पूछेगा तो एक कारक बुद्धि का सिद्धांत दिया था, याद रखिएगा। एक कारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, आपका अल्फ्रेड बिने भाई साहब ने दिया था। और कैटिल अगर पूछेगा, कैटिल पूछेगा तो कैटिल ने फ्लूइड, याद रखिएगा, कैटिल ने आपका क्या दिया था, फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज सिद्धांत, फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज सिद्धांत, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखिएगा। क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत आपका किसने दिया था, आपका फ्लूइड भाई साहब ने, कैटिल भाई साहब ने, याद रखिएगा। और ईस्टर्न ने आपका बुद्धि लब्धि का जो सूत्र दिया था वो ईस्टर्न भाई साहब ने दिया था, यानी 10 का उत्तर आपका स्टूडेंट क्या होगा, डी नंबर होगा। चलते 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्रिस्टलाइज वर्ड की बात आ गई। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए क्वेश्चन है आपका, क्रिस्टलाइज संबंधित है। बताइए, मानसिक विकास को समझने की एक सामान्य योग्यता, व्यवहार संबंधी विकारों को दूर करने से संबंधित एक सामान्य योग्यता, अनुभव अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित एक सामान्य योग्यता, और चौथा है पठन विकार पर आधारित एक सामान्य योग्यता। तो ये आपको बताना है कि क्रिस्टलाइज्ड संबंधित है। तो क्रिस्टलाइज जो संबंधित है स्टूडेंट आपका 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। बताइए, 5 सेकंड का आपको समय दिया था, आपको उत्तर बताना है। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं कि क्रिस्टलाइज्ड संबंधित किससे है। तो समझिएगा बात को, क्रिस्टलाइज जो संबंधित है आपका मानसिक विकास को समझने की एक समान, एक वर्ड जहां रहेगा हमने बताया था आपको, ये निगेटिव होता है। दूसरा देखिए, व्यवहार संबंधी विकारों को दूर करने की एक समान योग्यता, ये भी आपका निगेटिव है। अनुभव अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर एक समान योग्यता, बिल्कुल आपका सही बात है। पठन विकार ये निगेटिव है। तो क्रिस्टलाइज संबंधित किससे स्टूडेंट आप याद रखिएगा, अनुभव अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित एक सामान्य योग्यता को ही हम लोग क्रिस्टलाइज संबंधित कहते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर देखिए क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बुद्धि से संबंधित कारक सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? बताइए, बुद्धि से संबंधित द्विकारक, यहाँ देखिए यहाँ थोड़ा सा छूट गया है, तो बुद्धि से संबंधित क्या है आपका? द्विकारक। कौन सा कारक है? द्विकारक। चलिए बताइए, बुद्धि से संबंधित द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एल्फ्रेड बिने ने किया था, स्पीयरमैन ने किया था, स्टर्न भाई साहब ने किया था कि जीन पियाजे भाई साहब ने किया था? ये आपको बताना है। बताइए, द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो चलिए स्टूडेंट, तो द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत जो दिया था आपका, किसने दिया था? बताइए, ये आपका स्पीयरमैन भाई साहब ने दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो यानी आपका द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन भाई साहब ने दिया था। अगर एल्फ्रेड बिने की बात अगर किया जाए तो एल्फ्रेड बिने ने क्या दिया था आपका स्टूडेंट? एक कारक बुद्धि का सिद्धांत। एक कारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था आपका? एल्फ्रेड बिने ने। और जीन पियाजे तो आप लोग जानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? आपका जीन पियाजे ने। स्टर्न भाई साहब ने क्या दिया था? आईक्यू फार्मूला, यानी आपका बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था आपका? स्टर्न भाई साहब ने। यानी इसका उत्तर स्टूडेंट आपका होगा सी नंबर। एल्फ्रेड बिने नहीं होगा, स्टर्न नहीं होगा, जीन पियाजे नहीं होगा, यानी 12 का उत्तर होगा सी नंबर। चलते स्टूडेंट आपका 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बताइए, बुद्धि के इकाई के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बताइए, थॉर्नडाइक है ऑप्शन में आपका, जेबी वाटसन है, विलियम वुंट है, स्टर्न एवं जॉनसन है। तो बताइए, बुद्धि के इकाई सिद्धांत जो था, तो बुद्धि के इकाई सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो आपका थॉर्नडाइक भाई साहब ने किया था? नहीं, थॉर्नडाइक ने आपका क्या किया था? बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत दिया था, याद रखिएगा, बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत दिया था। जेबी वाटसन ने नहीं किया था, विलियम वुड ने किया था, ये किसने किया था? स्टर्न ने और जॉनसन भाई साहब ने किया था, याद रखिएगा। यानी 13 का उत्तर हो गया आपका डी नंबर। चलते स्टूडेंट 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइए, स्टैनफोर्ड बिने स्केल बुद्धि परीक्षण कितने वर्ष के बालकों के लिए है? तो बताइए, 5 से 15 वर्ष के लिए, 3 से 15 वर्ष के लिए, 2 से 14 वर्ष के लिए, 4 से 14 वर्ष के लिए। तो बताइए, स्टैनफोर्ड बिने स्केल बुद्धि परीक्षण कितने वर्ष के बालकों के लिए है? तो ये सब आपको जानना बहुत ही जरूरी है, ये आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए स्टूडेंट ये बताते हैं, स्टैनफोर्ड बिने स्केल बुद्धि परीक्षण जो कितने वर्ष के बालक के लिए? 5 से 15 वर्ष बिल्कुल नहीं होगा, 3 से 15 वर्ष बिल्कुल नहीं, ये 2 से 14 वर्ष की बात की बालक के बारे में कहा गया है। तो स्टैनफोर्ड बिने स्केल बुद्धि परीक्षण जो कितने वर्ष के बालकों के लिए गया है? 2 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, 4 से 14 वर्ष के लिए नहीं, याद रखिएगा। यानी 14 का उत्तर हो गया आपका सी नंबर। चलते स्टूडेंट 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किसी छात्र में किशोरावस्था के बाद तीव्र विकास होता है। कोई भी छात्र है उसमें किशोरावस्था, किशोरावस्था कब से होता है स्टूडेंट आपका? 12 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र को हम लोग क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। तो किसी छात्र में किशोरावस्था के बाद तीव्र विकास होता है अमूर्त चिंतन संबंधी योग्यताओं से, तर्क संबंधी योग्यताओं से, पठन संबंधी योग्यताओं से, उपरोक्त सभी। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो 12 से 18 वर्ष जो होगा स्टूडेंट, किसी छात्र में किशोरावस्था के बाद तीव्र विकास जो होता है वो आपका अमूर्त चिंतन संबंधी योग्यताओं से होता है। अगर अमूर्त की बात किया जाए तो आप लोग पढ़े होंगे 11 से लेके 15 वर्ष, बिल्कुल सही है। तर्क संबंधी होगा नहीं, क्योंकि तर्क तो आपका 7 से 11 साल में होता है, और यहाँ किशोरावस्था होगा, ये होगा नहीं। पठन संबंधी होगा नहीं, उपरोक्त सभी तो होगा नहीं, यानी 15 का उत्तर स्टूडेंट आपका ए नंबर होगा। चलते स्टूडेंट 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन है आपका, बुद्धि से संबंधित गिलफोर्ड, देखिए बुद्धि से संबंधित गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक प्रक्रिया से आधारभूत आयाम क्या है? बताइए, सक्रिय है, सूचना सामग्री है, उत्पाद है, इनमें से सभी, ये आपको बताना है। बताइए क्या होगा? तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं कि बुद्धि से संबंधित गिलफोर्ड के सिद्धांत के अनुसार मानसिक प्रक्रिया के आधारभूत आयाम जो है वो संक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा आपका क्या है? सूचना सामग्री, ये भी बात सही है। तीसरा क्या? उत्पाद, ये भी सही है, यानी इसका उत्तर होगा ये सभी, यानी 16 का उत्तर स्टूडेंट आपका होगा डी नंबर। चलते स्टूडेंट 17 नंबर क्वेश्चन।
17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी छात्र में आयु की विभिन्न अवस्थाओं में उस छात्र का बौद्धिक विकास हमेशा क्या होता है, समान रहेगा, असमान रहेगा, गिरता रहेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा, 17 का उत्तर आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, किसी छात्र में आयु की विभिन्न अवस्थाओं में उस छात्र का बौद्धिक विकास हमेशा क्या होता है, सामान्य रहेगा। नहीं, हमेशा बुद्धि किसी का भी समान नहीं रहता, असमान रहेगा। बिल्कुल आपका सही बात है, असमान में तो कभी कम या ज्यादा, गिरता रहेगा नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं तो होगा नहीं। यानी 17 का उत्तर स्टूडेंट क्या होगा, बी नंबर। चलते स्टूडेंट 18 नंबर क्वेश्चन। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि किसी छात्र ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया तो एक शिक्षक होने के नाते आपका विचार क्या होगा, ये आपको बताना है। कि मान लीजिए कि आप एक टीचर हैं, ठीक है, और यदि किसी छात्र ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया, माना उसके साथ वो एडजस्ट करना सीख लिया, तो आप एक शिक्षक होने के नाते आपका क्या विचार होगा, बताइए। छात्र मंद बुद्धि है, ये होगा, बिल्कुल गलत बात है। बुद्धिमान है, बिल्कुल सही बात है। अपने आसपास के वातावरण की अच्छी जानकारी नहीं वर्ड तो ऐसे निगेटिव होता है कि एक समान, एक वर्ड आपका जहां रहेगा स्टूडेंट वो आपका निगेटिव होगा। यानी 18 का उत्तर आपका बी नंबर होगा। चलते स्टूडेंट 19 नंबर क्वेश्चन। बताइए 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है। तो बुद्धि परीक्षण का जनक किसे कहा जाता है, आपको ये बताना है। बताइए थॉर्नडाइक को, साइमन को, एल्फ्रेड बिने को, स्पीयरमैन को। बताइए तो बुद्धि परीक्षण का जो जनक कहा जाता है स्टूडेंट, थॉर्नडाइक भाई साहब को कहा जाता नहीं। थॉर्नडाइक को क्या कहा जाता है, आपको बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत, याद रखिएगा। थॉर्नडाइक भाई साहब रहेगा तो क्या होगा आपका, बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत, याद रखिएगा। बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने, साइमन भाई साहब तो होगा नहीं। एल्फ्रेड बिने ने आपका क्या दिया स्टूडेंट, आपका एक कारक बुद्धि का सिद्धांत दिया। एक कारक बुद्धि का सिद्धांत आपका किसने दिया है, एल्फ्रेड भाई साहब ने। तो बुद्धि परीक्षण का जनक कौन है आपका, स्पीयरमैन भाई साहब ने दिया। तो याद रखिएगा, यानी आपका कि बुद्धि परीक्षण का जनक किससे कहा जाता है, तो स्पीयरमैन भाई साहब को नहीं, ये गलत है, इसको बताते हैं। यानी बुद्धि परीक्षण का जनक किसे कहा जाता है, तो बुद्धि परीक्षण का जो जनक कहा जाता है स्टूडेंट आपका, थॉर्नडाइक को नहीं कहा जाता, साइमन को नहीं कहा जाता, एल्फ्रेड बिने को कहा जाता है, स्पीयरमैन को नहीं कहा जाता है। यानी स्पीयरमैन जो होता है स्टूडेंट आपका द्विकारक, याद रखेगा। स्पीयरमैन जो आपका होता है द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत दिया था, याद रखेगा। स्पीयरमैन ने आपका द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक ने आपका दिया था बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत, याद रखेगा, बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत। तो एल्फ्रेड बिने जो थे बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है। यानी 19 का उत्तर आपका स्टूडेंट क्या हो गया, सी नंबर। चलते स्टूडेंट 20 नंबर क्वेश्चन। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बुद्धि का प्रकार नहीं है। बताइए बुद्धि का प्रकार नहीं है, मानसिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। बताइए क्या होगा इसका उत्तर, बुद्धि का प्रकार नहीं है, बताइए। तो चलिए बुद्धि का प्रकार जो नहीं है स्टूडेंट, मानसिक बुद्धि नहीं है, मूर्त बुद्धि है आपका, अमूर्त बुद्धि है, सामाजिक बुद्धि है। तो बुद्धि का प्रकार क्या है, मानसिक बुद्धि नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आईक्यू मतलब क्या होता है आपका, बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि का सूत्र ही क्या होता है आपका, मानसिक बुद्धि, यानी मेंटल एज बटे क्रॉनिकल एज, CA गुने 100। तो ये बुद्धि का सूत्र आपका नहीं, बुद्धि का प्रकार नहीं है। यानी आपका स्टूडेंट आपका क्या हो गया, आपका A नंबर इसका उत्तर हो गया। चलते स्टूडेंट 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन बुद्धि की परिभाषा नहीं है। देखिए बोल रहा है कौन बुद्धि की परिभाषा नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो कौन बुद्धि की परिभाषा नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, दूसरा बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, तीसरा है जीवन की अपेक्षाकृत एक नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है, चौथा राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त। तो बताइए स्टूडेंट 21 का उत्तर आपका क्या होगा। तो देखिए तो यहाँ बोल रहा है कि बुद्धि की परिभाषा, तो बुद्धि कार्य करने की विधि है, सही बात है।
बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता, सही बात है। जीवन की अपेक्षाकृत एक नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की योग्यता की बुद्धि कहलाती है, सही बात है। राजनीति, राजनीति वर्ड ही आपका स्टूडेंट निगेटिव होता है और क्वेश्चन आपका क्या दिया, नहीं, यानी इसका उत्तर स्टूडेंट आपका क्या हो गया, डी नंबर आपका उत्तर हो गया। चलते स्टूडेंट 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है, आजकल बुद्धि परीक्षण का प्रयोग शिक्षा जगत में हो रहा है, तो बुद्धि परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग बालक के दृष्टिकोण से सही नहीं है, नहीं आपको बताना है। तो चलिए, शैक्षिक मार्गदर्शन, बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालक की तुलना में अधिक ध्यान देना। तीसरा है अच्छे अधिगम प्रणाली के प्रयोग के लिए बुद्धि परीक्षण करना। चौथा है बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं कि आजकल, देखिए क्वेश्चन क्या था, आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है, सही बात है। बुद्धि परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण में सही नहीं है, तो शैक्षिक मार्गदर्शन, ये तो सही बात है, ठीक है, ये तो बात आपका बिल्कुल सही बात है। बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर बुद्धि वाले बालकों में तुलना, तुलना वर्ड होता है स्टूडेंट आपका निगेटिव, ये नहीं होगा। अच्छे अधिगम वाली प्रयोग बुद्धि, सही बात है। बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना, ये भी चलेगा, लेकिन तुलना वर्ड जहां रहेगा वो निगेटिव होता है, यानी 22 का उत्तर आपका क्या हो गया, बी नंबर इसका हो गया। चलते स्टूडेंट 23 नंबर क्वेश्चन। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है, एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है। बताइए, छात्रों के बुद्धि में अंतर, छात्रों के अभिप्रेरणा में अंतर, छात्रों की रुचि में अंतर, छात्रों की शारीरिक शक्ति में अंतर। बताइए क्या होगा इसका उत्तर, आपको बताना है। चलिए, तो क्वेश्चन है आपका, एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायित्व होगा। तो चलिए, सबसे ज्यादा उत्तरदायी छात्रों के बुद्धि में अंतर, बिल्कुल सही बात है। छात्रों के अभिप्रेरणा में उत्तर नहीं, अभिप्रेरणा में अंतर की बात नहीं कर रहा है। छात्रों के रुचि, रुचि की बात नहीं कर रहा है। छात्रों में शारीरिक शक्ति की बात नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है, तो इसमें बुद्धि का बात होता है। सर्वाधिक उत्तरदायी जो होगा छात्रों के बुद्धि में अंतर, यानी 23 का उत्तर स्टूडेंट आपका ए नंबर होगा। चलते स्टूडेंट 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। बताइए, व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। दूसरा है, बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। तीसरा, अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन किया जाता है, तो बुद्धि भी एक प्रकार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। चौथा है, उपरोक्त सभी कथनों में बुद्धि परीक्षणों के महत्व का पता लगता है। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर 24 का उत्तर क्या होगा, बताइए। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए, पहला आपका निम्नलिखित में से किस स्थान से बुद्धि, बोलता है किस स्थान से बुद्धि और बुद्धि परीक्षणों का पता चलता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है, सही बात है। व्यवसाय में अगर कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें बुद्धि की भूमिका अहम होती है, सही बात है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र को सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है, ये भी बात सही है। अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन किया जाता है, तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो, ये भी बात सही है। यानी इसका उत्तर होगा स्टूडेंट उपरोक्त में से सभी कथनों का परीक्षण, यानी इसका उत्तर होगा आपका 24 का उत्तर होगा आपका डी नंबर होगा, ठीक है। चलते स्टूडेंट 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है आपका, आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में व्यापक रूप से हो रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा जगत में बुद्धि परीक्षण के सदुपयोग का एक उदाहरण है, आपको ये बताना है। बताइए, ऑप्शन है आपका, बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रवृत्ति सुनिश्चित करना। दूसरा है, बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों के लिए अधिगम प्रणाली का चयन करना। तीसरा है आपका, बुद्धि परीक्षण के आधार पर
छात्रों को परामर्श देना। चौथा है उपरोक्त सभी शिक्षा जगत में बुद्धि परीक्षण के सदुपयोग के उदाहरण देना। बताइए क्या होगा 25 का उत्तर, आपको ये बताना है। तो चलिए, तो बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रवृत्ति सुनिश्चित करना, सही बात है आपका। दूसरा, बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों के लिए अधिगम प्रणाली का चयन करना, यह भी बात सही है। बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों को परामर्श देना, यह भी बात सही है। यानी उपरोक्त सभी जो दिया हुआ स्टूडेंट जगत में बुद्धि परीक्षण के सदुपयोग के उदाहरण है। यानी इसका उत्तर होगा स्टूडेंट आपका 25 का उत्तर क्या होगा, डी नंबर होगा आपका। 25 का उत्तर डी, बिल्कुल आपका सही है। चलते स्टूडेंट 26 नंबर क्वेश्चन। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है आपका, एक अच्छे शिक्षक के रूप में व्यक्ति को बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद निम्नलिखित में से किस व्यवहार से बचना चाहिए, ये आपका प्रश्न है। ऑप्शन है आपका, परिणाम के आधार पर सुधार के लिए परामर्श देना। दूसरा है, परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना। तीसरा है, बुद्धि परीक्षण का उपयोग अनुसंधान में बच्चों का व्यापक सहयोग लेने के लिए करना। चौथा है, शिक्षक को बुद्धि परीक्षण के परिणामों के आधार पर कोई भी कार्य नहीं करना। तो बताइए 26 का उत्तर क्या होगा। तो देखिए बोल रहा है, एक अच्छे शिक्षक के रूप में व्यक्ति को बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के निम्नलिखित में से किस व्यवहार से बचना चाहिए। बचने की बात आपका कर रहा है। तो परीक्षा के आधार पर सुधार से परामर्श देना, सही बात है। परीक्षा के आधार पर कम बुद्धि वाले शिक्षक का चयन करना, उन्हें कठिन कार्य देना, यही गलत बात है, यही बचना निगेटिव वर्ड है। बुद्धि परीक्षण का उपयोग अनुसंधान में बच्चों का व्यापक सहयोग लेना, सही बात है। शिक्षक को बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर कोई भी कार्य नहीं करना, ये भी बात सही है। यानी इसका उत्तर स्टूडेंट क्या हो गया, 26 का उत्तर आपका क्या हो गया, बी नंबर हो गया। चलते स्टूडेंट 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया, सामंजस्य का मतलब एडजस्ट करना सीख लिया या सीख सकता है, तो उसमें बुद्धि है। तो बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है, ये आपको बताना है। थॉर्नडाइक ने दिया है, रायबर्न भाई साहब ने दिया, कॉल्विन ने दिया है, थॉमसन ने दिया है। बताइए, तो यदि व्यक्ति अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया और सीख सकता है तो उसे बुद्धि है, या बुद्धि की परिभाषा किसने दी। तो थॉर्नडाइक भाई साहब ने नहीं दिया है, रायबर्न भाई साहब ने नहीं दिया, ये आपका कॉल्विन भाई साहब ने दिया है, थॉमसन भाई साहब ने नहीं दिया। इसको आपको याद करना होगा। 27 का उत्तर सी नंबर होगा। चलते स्टूडेंट 28 नंबर क्वेश्चन। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक थे। ये तो आपको पता है कि बुद्धि के जो आपका बहुकारक सिद्धांत के जो जनक हैं वो कौन है, आपका थॉर्नडाइक भाई साहब हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस सिद्धांत के अनुभव है, ये आपको बताना है। तो चलिए, बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। दूसरा है, कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है, जो उन क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं और उन्हें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। तीसरा है, व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार उनके स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। चौथा है, सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं पर दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है, और प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता, द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता है। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए, क्वेश्चन आपका था बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत में मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक थे, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस सिद्धांत के अनुरूप है। तो बुद्धि कई तत्वों में होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है, सही बात है। कुछ मानसिक क्रियाओं का एक प्रमुख तत्व, एक वर्ड जहां रहेगा निगेटिव बताए थे। व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, और किंतु इन स्वतंत्र पर सीमित वर्ड जहां रहेगा निगेटिव हटाइए। सभी प्रकार की मानसिक योग्यता, दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता है, प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता, द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। इसकी बात
नहीं की है आपका थॉर्नडाइक भाई साहब ने, यानी 28 का उत्तर आपका ए नंबर होगा। चलते स्टूडेंट 29 नंबर क्वेश्चन। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है, ये आपको बताना है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? तो बुद्धि कई तत्व का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। दूसरा है, कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है जो उन क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं और अपना एक प्रमुख तत्व होता है। तीसरा, व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। चौथा है, सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है, प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता और द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। यही आपका स्टूडेंट आपका राइट आंसर है। ये तीनों आपका बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत में नहीं बताता। और बुद्धि का अगर द्विकारक सिद्धांत के पूछेगा कि द्विकारक सिद्धांत के जनक कौन है, तो ये आपका कौन है, स्पीयरमैन भाई साहब हैं। अगर पूछेगा कि आपका बुद्धि का द्विकारक का सिद्धांत कौन है, तो आपका स्पीयरमैन, याद रखिएगा स्पीयरमैन भाई साहब हैं, याद रखिएगा। तो इसका उत्तर स्टूडेंट हो गया 29 का डी नंबर। चलते स्टूडेंट 30 नंबर क्वेश्चन। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक एल्फ्रेड बिने, ध्यान से समझिएगा, फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक एल्फ्रेड बिने जो थे, उनके साथी साइमन ने बुद्धि के मापन के आधार पर किसे सर्वाधिक उपयुक्त पाया? माना कि प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा के किन दो तत्वों का विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है? आपको ये बताना। बच्चों को रुचि, बच्चों के निर्णय, स्मृति, तर्क और आंकिक जैसे मानसिक कार्यों, बच्चों के शारीरिक क्षमता, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये बताइए। तो फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक एल्फ्रेड बिने और उनके साथी जो साइमन था, उन्होंने बुद्धि के मापन के आधार पर किसे सर्वाधिक उपयुक्त पाया? कि बच्चों के निर्णय, स्मृति एवं आंकिक जैसे मानसिक कार्यों को उपयुक्त पाया। बच्चों की रुचि के बारे में बात नहीं की थी, बच्चों के शारीरिक क्षमता के बारे में बात की नहीं की थी, उपयुक्त में से कोई नहीं तो होगा नहीं। यानी स्टूडेंट इसका उत्तर होगा आपका 30 का उत्तर क्या होगा? बी नंबर होगा। चलते स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि क्या होगा। तो बताइए कि बुद्धि में शामिल क्या है? बताइए, समस्याओं में नवीन मौलिक उत्तर देने के लिए एक व्यक्ति की क्षमता। दूसरा, किसी प्रश्न विशेष का एक ही उत्तर देने की योग्यता। तीसरा है योग्यताओं का समूह जो व्यक्ति को सीखने में मदद करता है। चौथा है अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा, ये आपको बताना है। बताइए 31 का उत्तर क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो बुद्धि में शामिल समस्याओं के देखिए बुद्धि में शामिल क्या है? समस्याओं में नवीन मौलिक उत्तर देने के लिए एक व्यक्ति की क्षमता। एक वर्ड जहां रहेगा हटाइए, खत्म होगा। किसी प्रश्न का एक ही उत्तर देना निगेटिव वर्ड है। योग्यताओं का समूह जो व्यक्ति को सीखने में मदद करता है, बिल्कुल सही बात है। अनुभव के परिणाम स्वरूप में अस्थायी परिवर्तन नहीं होता है। यानी इसका 31 का उत्तर स्टूडेंट आपका क्या हो गया? सी नंबर। चलते स्टूडेंट 32 नंबर क्वेश्चन। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है। बताइए हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत क्या सुझाता है? शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। दूसरा है क्षमता भाग्य और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। तीसरा है हर बच्चे का प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो। चौथा है बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा, आपको बताना है। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं आपका इसका उत्तर क्या होगा। हार्वर्ड गार्डनर, तो हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है स्टूडेंट, ये आपको सुझाता है
कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों की एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। बिल्कुल सही बात है। क्षमता, भाग्य और एक अवधि के भीतर नहीं वर्ड तो आपका निगेटिव है। हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 विभिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए। प्रत्येक को 8 विभिन्न तरीका से नहीं पढ़ाना, हटाइए। बुद्धि को केवल भाई साहब जहां मिलेगा वो तो आपका होगा नहीं, यानी 32 का उत्तर स्टूडेंट आपका क्या होगा, ए नंबर होगा। चलते हैं स्टूडेंट 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है आपका, एकाधिक बुद्धिमानी सिद्धांत कहलाता है। बताइए, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। ये आपको बताना है। बताइए क्या होगा। तो देखिए, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती नहीं। अध्यापन अगर प्रभावी कर लेंगे तो क्या बुद्धि बढ़ जाएगा, नहीं। बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, ये तो होगा नहीं। बुद्धि कई प्रकार से हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं वर्ड तो आपका ऐसे भी निगेटिव है, यानी 33 का उत्तर स्टूडेंट आपका क्या होगा, सी नंबर। चलते स्टूडेंट 34 नंबर क्वेश्चन। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 34 नंबर क्वेश्चन है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो हमने बताया आपको आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, मानसिक आयु कितना दिया आपका 12 वर्ष, वास्तविक आयु कितना दिया 10 वर्ष, गुने 100 कर दीजिए आप। तो देखिए 0 कट गया, 12 दंग आपका क्या होगा स्टूडेंट 120 देखिए किस में है, तो आपका सी नंबर में, यानी 34 का उत्तर आपका होगा सी नंबर। चलते स्टूडेंट 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है, संक्षिप्त रूप PSRN जो कि विकास से संबंधित है व्याख्या करता है। तो बताइए PSRN जो है स्टूडेंट किसकी व्याख्या करता है, ये आपको बताना है। समस्या हल, तार्किकता व आंकिक क्षमता, समस्या हल, संबंध और आंकिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, तार्किकता और आंकिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, तार्किकता और अंक ज्ञान। बताइए इसका उत्तर क्या होगा, आपको ये बताना है। बताइए 5 सेकंड का समय दिया जाता है, इसका उत्तर क्या होगा आपको बताना है। बताइए। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा आपका, ठीक है। तो चलिए आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं, देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए संक्षिप्त रूप जो PSRN है जो विकास से संबंधित है व्याख्या करता है आपका समस्या हल, तार्किकता व आंकिक क्षमता। बिल्कुल सही बात है। समस्या हल, संबंध और आंकिक क्षमता नहीं, संबंध की बात नहीं किया है। बौद्धिक क्षमता तो होगा नहीं, बौद्धिक क्षमता होगा नहीं, यानी PSRN का फुल फॉर्म आपका यहाँ जो दिया है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, और आपका रीजनिंग, और उसके बाद आंकिक का क्या हो गया आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। तो समस्या हल, तार्किकता व आंकिक क्षमता की बात आपका PSRN में बताया गया है। तो ये आपको समझना होगा, यानी PSRN का यहाँ पर आपसे फुल फॉर्म अगर कहा जाए तो वो आपसे पूछा गया। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखकर बताना है, समझे बात को। तो चलते स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बताइए गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। बताइए कौन सा नहीं है हावर्ड गार्डनर का, बताइए क्या होगा इसका उत्तर आपको बताना है। बताइए। तो बताइए स्टूडेंट आपका उत्तर क्या होगा, ये बताइए फटाफट बताइए। तो चलिए स्थान बुद्धि होता है, भावात्मक बुद्धि नहीं होता, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि होता है, भाषात्मक बुद्धि होता है। तो गार्डनर का 7 बुद्धि जो अधिमान होता है उसमें स्थान बुद्धि होता है, भावात्मक बुद्धि की बात नहीं की है, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि की बात होती है, भाषात्मक बुद्धि की बात होती है, यानी 36 का उत्तर होगा आपका बी नंबर। चलते स्टूडेंट 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है कि बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है, ये आपको बताना है।
कि बुद्धि के कथन में सही कथन क्या है। समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है, सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है, संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम बुद्धि है। उपरोक्त सभी क्या होगा आपको ये बताना है। तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट, बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है। तो समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है, बिल्कुल सही बात है। सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है, ये भी बात सही है। संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम बुद्धि है, ये भी बात सही है, यानी इसका उत्तर होगा स्टूडेंट उपरोक्त में से सभी। चलते स्टूडेंट 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा उसकी वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो IQ क्या होगी। तो IQ मतलब होता है बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि का सूत्र हमने क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुने 100। तो मानसिक आयु आपका 5 वर्ष, वास्तविक आयु 4 दिया हुआ, गुने 100 कर दीजिए। 4 से आप कटाइएगा तो 25 बार में कटेगा स्टूडेंट। 25 पचे क्या हुआ 125। 125 किस में है आपका ए नंबर में, यानी 38 का उत्तर ए होगा। चलते स्टूडेंट 39 नंबर, बताइए बुद्धि लब्धि यानी IQ के मापन के जन्मदाता कौन है। ये तो आप लोग जानते हैं, स्टर्न भाई साहब नहीं है, अल्फ्रेड बिने नहीं है, टर्मन भाई साहब हैं। इनमें से कोई नहीं होगा, यानी 39 का उत्तर आपका सी नंबर होगा। चलते स्टूडेंट 40 नंबर, बताइए 40 नंबर क्वेश्चन है, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। बताइए जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, ये आपको बताना है। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। 11 से 120, 81 से 110, 71 से 80, 71 से कम। बताइए क्या होगा इसका उत्तर, ये आपको बताना है। ये तो बहुत आसान है स्टूडेंट क्वेश्चन। जड़ बुद्धि वाले बालक जो होते हैं वो 71 से कम होते हैं। 71 से 80 नहीं, 81 से नहीं, 11 से 120 नहीं। तो जड़ बुद्धि बालक जो होते हैं 71 से कम होते हैं, यानी 40 का उत्तर होगा डी नंबर। चलते स्टूडेंट 41 नंबर क्वेश्चन, बताइए बहुत अजीब क्वेश्चन है। बुद्धि के बहुकारक के सिद्धांत किसने दिया था। तो बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत आपका किसने दिया था, मैकडूगल भाई साहब ने, टर्मन भाई साहब ने, थॉर्नडाइक भाई साहब ने, बर्ट भाई साहब ने। बताइए बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत तो मैकडूगल भाई साहब ने नहीं दिया था, टर्मन ने नहीं दिया था, थॉर्नडाइक भाई साहब ने बहुकारक का सिद्धांत दिया था, बर्ट भाई साहब ने नहीं दिया था, यानी 41 का उत्तर होगा सी नंबर। चलते स्टूडेंट 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है, ये आपको बताना है। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या सभी। तो बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है, तो ये संबंध पाया जाता है आपका धनात्मक। ऋणात्मक नहीं होगा, शून्य नहीं होगा या सभी नहीं होगा, यानी 42 का उत्तर होगा स्टूडेंट आपका ए नंबर। चलते स्टूडेंट 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। बताइए भाटिया बैटरी, तो भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है, व्यक्तित्व का, बुद्धि का, सृजनात्मकता का, अभिवृत्ति का। बताइए क्या होगा इसका उत्तर आपको बताना है। तो चलिए स्टूडेंट भाटिया बैटरी का जो प्रयोग होता है वो व्यक्तित्व के लिए नहीं किया जाता, वो बुद्धि के लिए किया जाता है, सृजनात्मकता के लिए नहीं होगा, अभिवृत्ति के लिए नहीं होगा, यानी 43 का उत्तर आपका बी नंबर होगा। चलते स्टूडेंट 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन आपका है, डायस के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया है। तो बताइए क्या होगा इसका, संदर्भभूत, अवयवभूत, सामाजिक, अनुभाविक। बताइए तो किसके अतिरिक्त, यहाँ के अतिरिक्त बोल रहा है, तो संदर्भगत बिल्कुल सही है, अवयवभूत सही बात है, सामाजिक के अतिरिक्त, यही आपका सामाजिक को छोड़कर, यानी सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया। अनुभाविक होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट आपका 44 का उत्तर क्या होगा, सी नंबर होगा। चलते स्टूडेंट 45 नंबर क्वेश्चन। बताइए 45 नंबर क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डायस पर बल देता है। बताइए शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों का, सामान्य बुद्धि का, विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताओं का, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं का। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा, आपको बताना है। बताइए तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं इसका उत्तर। शिक्षार्थियों के अनुबंधित कौशल के बारे में नहीं बताया, सामान्य बुद्धि के बारे में हार्वर्ड गार्डनर नहीं बताया, विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यता के बारे में नहीं बताया,
प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता, यही हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। यानी 45 का उत्तर होगा आपका डी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन है आपका, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है, ये आपको बताना है। तो चलिए, अभिसारी चिंतन, तो गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का जो प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है, बुद्धि का नहीं, सृजनात्मकता की बात किया है, याद रखिएगा, सृजनात्मकता की बात किया, बुद्धि एवं सृजनात्मकता नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। यानी 40 का उत्तर होगा बी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। बताइए, श्रेष्ठ बुद्धि, सामान्य से अधिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। तो देखिए, श्रेष्ठ बुद्धि तो आपका स्टूडेंट 120 प्लस होता है, सामान्य से अधिक बुद्धि कितना होगा, 90 से लेके आपका क्या हो जाएगा, 110 से ऊपर, याद रखिएगा, 90 से लेके 110 से ऊपर आपका सामान्य बुद्धि, और सामान्य बुद्धि आपका क्या हो जाएगा, आपका 90 से 110, ठीक है। और आपका मंद बुद्धि तो आपका क्या हो गया स्टूडेंट, 70 से कम, 70 से कम। तो देखिए यहाँ बोल रहा है सामान्य से अधिक, तो देखिए सामान्य में 110 से अधिक हो जाएगा, तो सामान्य बुद्धि, इसका आंसर क्या होगा, 90 से 110 भी, यहाँ 105 बोल रहा है, यानी इसका उत्तर होगा स्टूडेंट आपका 47 का उत्तर क्या होगा, सी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या बच्चों में सृजनात्मकता के विकास का सहायक नहीं है, नहीं बताना। खेल, भाषण, कहानी लेखन, निर्माण संबंधी क्रियाएं। बताइए कौन सा नहीं है। तो खेल है, भाषण है, कहानी लेखन है, लेकिन निर्माण संबंधी क्रियाएं नहीं है, यही बच्चों के सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं है, यानी इसका उत्तर होगा स्टूडेंट आपका डी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन है आपका, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषायिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। बताइए क्या होगा इसका उत्तर, आपको बताना है। तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट इसका क्या होगा। बहुबुद्धि सिद्धांत, देखिए क्वेश्चन क्या, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिज और पेड़ पौधों को पहचानने, पेड़ पौधों की पहचान, तार्किक बुद्धि होगा नहीं, प्राकृतिक बुद्धि, क्यों, क्योंकि पेड़ बुद्धि की बात की जा रही है, भाषायिक बुद्धि नहीं होगा, स्थानिक बुद्धि नहीं होगा, यानी 49 का उत्तर होगा स्टूडेंट आपका बी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 50 नंबर क्वेश्चन। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, जिसका बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन डायस के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित होती है। बताइए, बुद्धि और जातीय विभिन्नता होगी, नहीं, बिल्कुल गलत है था। बुद्धि के वितरण की बात कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। बुद्धि की वृद्धि की बात कर रहा है, नहीं। बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं की बात कर रही, नहीं, यानी 50 का उत्तर होगा आपका बी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन है आपका, चिंतन अनिवार्य रूप से एक है, संज्ञानात्मक गतिविधि है, मनोगतिक प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक परियोजना है, भावात्मक व्यवहार है। बताइए चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है, आपको ये बताना है। बताइए क्या होगा इसका उत्तर, आपको बताना है। तो चिंतन जो होता है स्टूडेंट अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है, मनोगतिक प्रक्रिया नहीं है, मनोवैज्ञानिक परियोजना नहीं है, भावात्मक व्यवहार नहीं है। चलते हैं स्टूडेंट 52 नंबर क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। 52 नंबर क्वेश्चन है आपका, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डायस के लिए है। बताइए, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए, विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए, विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए, अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए। बताइए क्वेश्चन है आपका, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां और विद्यालय पत्रिका निकालना डायस के लिए है। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा, आपको बताना है। बताइए जल्दी से बताइए। तो चलिए बताते हैं इसका स्टूडेंट आंसर क्या होगा, ये आपको बताते हैं। तो शिक्षार्थियों में सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही बात है। विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, तो नहीं, ये बात नहीं है।
विद्यालयों का नाम रोशन करने की बात नहीं, अभिभावक को संतुष्ट करने की बात नहीं की गई है। यानी यहाँ हो गया सृजनात्मक वर्ड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी 52 का उत्तर ए होगा। चलते स्टूडेंट 53 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन है आपका, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण डैश परीक्षण का उदाहरण है। बताइए क्या होगा आपका 53 का उत्तर, ये आपको बताना है। असमूह बुद्धि लब्धि, व्यक्तित्व, मौखिक बुद्धि लब्धि, संस्कृति बुद्धि लब्धि। बताइए संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धि, ये आपको बताना है क्या होगा इसका। तो रेवन का जो प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण का उदाहरण जो स्टूडेंट असमूह बुद्धि व नहीं है, व्यक्तित्व नहीं है, मौखिक बुद्धि नहीं है, ये आपका संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धि है। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण जो है संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धि परीक्षण का उदाहरण है, यानी 53 का उत्तर हो गया आपका डी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 54 नंबर क्वेश्चन, 54 नंबर क्वेश्चन है आपका, बुद्धि लब्धि के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वर गरिमा को डैश है और उनके शैक्षिक निष्पादन को डैश है। तो बताइए क्या होगा इसका उत्तर, आपको बताना है। घटाता घटाता है, घटाता प्रभावित नहीं करता, बढ़ाता घटाता, बढ़ाता बढ़ाता। बताइए क्या होगा इसका उत्तर, आपको बताना है। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं कि बुद्धि लब्धि के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वर गरिमा को घटता है, बिल्कुल बात है, और उनके शैक्षिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता, यानी इसका उत्तर बी नंबर होगा, ए सी और डी आपका नहीं होगा। चलते स्टूडेंट 55 नंबर क्वेश्चन, चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। तो चलिए आलोचना की बात की गई है, तो बुद्धि आलोचना मतलब ये क्या हुआ स्टूडेंट, आपका निगेटिव वर्ड है। आलोचना वर्ड क्या होता है, निगेटिव है। आलोचना वर्ड क्या है, निगेटिव। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं है जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। तीसरा, यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। चौथा, यह अनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं देती। बताइए क्या होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। तो बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं जो पूर्ण रूप से बुद्धि विद्य, तो केवल वर्ड जहां रहेगा ये आलोचना, यही आपका गलत होगा। बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान में खोजने में मदद कराती, सही बात है। यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है, सही बात है। यह अनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं देती, बिल्कुल सही बात है। यानी 55 का उत्तर आपका स्टूडेंट क्या होगा, ए नंबर होगा। चलते स्टूडेंट 56 नंबर क्वेश्चन, चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है आपका, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रिया और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल करता है वह क्या है। तो बताइए, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रिया और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाला विविध रूपों को शामिल करता है वह क्या है। स्पीयरमैन का जी कारक, स्टर्नबर्न का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, बुद्धि का सार्वेंट सिद्धांत, थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए, जो बुद्धि मानसिक बुद्धि और सम्मिलित मानसिक प्रक्रिया और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल करता हुआ है आपका स्पीयरमैन का जी कारक नहीं, यह है स्टर्नबर्न का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत है। बुद्धिमत्ता का सार्वेंट सिद्धांत नहीं है, थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं नहीं है। यानी 56 का उत्तर क्या होगा स्टूडेंट, बी नंबर होगा। चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन है आपका, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो द्विखंड सिद्धांत की बात आपका क्या है। तो स्पीयरमैन, देखिए अब द्विखंड की सिद्धांत की बात क्या है। तो चलिए, एक कारक का बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया ये आप बता दीजिए, फिर द्विकारक के बारे में आपको बताना है। तो चलिए, द्विकारक सिद्धांत जो आपका है स्टूडेंट आपका, तो देखिए द्विखंड सिद्धांत आपका तो स्पीयरमैन ने दिया, बिल्कुल आपका सही बात है। थर्स्टन भाई साहब ने नहीं दिया, गेलफोर्ड भाई साहब ने नहीं दिया, ना ही आपका एल्फ्रेड गिने भाई साहब ने दिया। यानी 57 का उत्तर आपका क्या होगा, ए नंबर। चलते स्टूडेंट 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी सही ढूंढना है। विद्यालयीकरण कर बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा है, आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती है। तीसरा है, गोद लिए बच्चों का वही बुद्धि लब्धि होता है जो गोद लिए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है। और चौथा है, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। ये आपको बताना है, इसका उत्तर क्या होगा।
तो चलिए पहला है विद्यालयी का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं वर्ड तो आपका निगेटिव है, गलत होगा। आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रतिक्रियात्मकता को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही बात है। गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धि होगा जो गोद लिए गए सहोदर भाई बहनों का, तो नहीं, दोनों, मान लीजिए 2 भाई है तो दोनों का क्या बुद्धि लब्धि एक होगा, नहीं, गलत है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता, नहीं वर्ड तो आपका ऐसे भी निगेटिव होता है, यानी 58 का उत्तर होगा बी नंबर। चलते स्टूडेंट 59 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टि से बहुबुद्धि सिद्धांत के संबंध नहीं है, नहीं ढूंढना है। तो चलिए इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है, यह शोध आधारित नहीं है, विभिन्न विधियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है। चौथा है प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करते हैं। तो ये आपको बताना है, बताइए क्या होगा इसका उत्तर, आपको बताना है, बताइए फटाक से इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं, देखिए इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है, चलिए ये बात आपका सही है। तो चलिए यह शोध आधारित नहीं है, ये भी बात सही है। विभिन्न विधियां विभिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती, सही बात है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करता है, एक ही क्षेत्र में नहीं करता है, वो अनेक क्षेत्रों में करता है, इसीलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट आपका डी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 60 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 60 नंबर है। चलिए बाहुबली सिद्धांत, देखिए 60 नंबर आपका क्वेश्चन है। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, बहुबुद्धि होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है आपका बहुबुद्धि, यहां देखिए लिख देते हैं हम थोड़ा सा, बहुबुद्धि। चलिए बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल नहीं है। विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में विभिन्न विधियों का मापन संभव नहीं है। यह सभी 7 बुद्धियों के समान महत्व नहीं देता। यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा, आपको बताना है, बताइए। तो चलिए यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण समान बुद्धि जी के अनुकूल नहीं है, नहीं वर्ड तो ऐसे आपका निगेटिव है, तो देखिए ये आपका होगा नहीं। विशिष्ट परीक्षणों के आधार पर विभिन्न विधियों का मापन संभव नहीं है, सही बात है, ये बात आपका वैध नहीं माना जा सकता है, सही बात है। यह सभी 7 बुद्धियों का समान महत्व नहीं देता, ये तो होगा नहीं। या केवल अब्राहम मैस्लो, केवल भाई साहब तो होगा नहीं, यानी इसका उत्तर होगा स्टूडेंट, यानी बहुबुद्धि को वैध नहीं माना जा सकता। कौन सा? विशिष्ट परीक्षण के अभाव में विभिन्न विधियों का मापन संभव नहीं है, यानी 60 का उत्तर आपका क्या होगा, बी नंबर। चलते स्टूडेंट 61 नंबर क्वेश्चन, 61 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है, ये आपको बताना है। तो चलिए बताइए, व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधन पूर्ण बुद्धि, गणितीय बुद्धि। तो बताइए इसका स्टूडेंट उत्तर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए स्टर्नबर्ग का बुद्धि जो त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप होता है स्टूडेंट, वो व्यवहारिक बुद्धि होता है, प्रायोगिक बुद्धि नहीं होगा, संसाधन पूर्ण बुद्धि नहीं होगा, गणितीय बुद्धि नहीं होगा, यानी 61 का उत्तर आपका ए नंबर होगा। चलते हैं स्टूडेंट 62 नंबर क्वेश्चन, 62 नंबर क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण जो किया था स्टूडेंट आपका डेविड वेस्लर ने किया था, नहीं, एल्फ्रेड बिने भाई साहब ने किया था। चार्ल्स एडवर्थ स्पीयरमैन ने नहीं किया था, ना ही रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने किया था। चलते स्टूडेंट 63 नंबर क्वेश्चन, 63 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए उपयुक्त होगा, सर्वाधिक उपयुक्त। यानी क्वेश्चन आपका पॉजिटिव बताना है।
ऑप्शन है आपका, यह अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्य में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। दूसरा, बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। तीसरा, मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना। चौथा है वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना। बताइए क्या होगा, इसका उत्तर आपको बताना है। तो चलिए, यह अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्य में साथियों को किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं, ये आपका नहीं होगा। बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से जब वह समस्याओं को हल करती है, बिल्कुल सही बात है। मानकीकृत बुद्धि को परीक्षण देना नहीं, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना नहीं, यानी 63 का उत्तर होगा बी नंबर। चलते स्टूडेंट 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने ही बोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डायस बुद्धि उच्च स्तरीय थी, शारीरिक गतिबोधक, संगीतमय, भाषाई, स्थानिक। बताइए कौन सा उत्तर आपका सही होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए स्टूडेंट, ये तो बहुत आसान है, क्योंकि मधुर संगीत बजाने की बात हो रहा है, शारीरिक गतिबोधक नहीं होगा, संगीतमय होगा, भाषाई नहीं होगा, स्थानिक नहीं होगा, तो बहुत इजी था। 64 का बी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 65 नंबर क्वेश्चन, सृजनात्मक क्या है, यानी देखिए 65 नंबर क्वेश्चन है, सृजनात्मक क्या है। ऑप्शन है आपका, बुद्धि का एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होते हैं। दूसरा, बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रकरण कौशलों पर अत्यधिक निर्भर होता है। तीसरा, समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता है। चौथा है, सृजनात्मक 200 से ऊपर की बुद्धि लब्धि से सर्वाधिक बेहतर ढंग से परिभाषित करता है। तो ये आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। बताइए जल्दी से इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट, बुद्धि का एक प्रकार गलत, हटाइए। बुद्धि का एक प्रकार, ये भी नहीं होगा। समस्याओं को मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की होता है, सही बात है। सृजनात्मकता 200 से अधिक, ये तो होगा ही नहीं, यानी 140 से अधिक ही आपका क्या होता है, प्रतिभाशाली, यानी 65 का उत्तर होगा सी नंबर। चलते स्टूडेंट 66 नंबर क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद आपका टेस्ट समाप्त हो जाएगा। चलते 66 नंबर क्वेश्चन, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है बुद्धि के बारे में। चलिए, बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धि लब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा अविश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली, उदाहरणार्थ प्रकरण की गतिविधि, संवेदी विभेद आदि है। बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता करता है। और चौथा, बुद्धि बहुआयामी और उसमें कई पहलू निहित हैं। तो बताइए स्टूडेंट क्या होगा इसका उत्तर। तो देखिए, बुद्धि को केवल भाई साहब जहां मिलेगा कट नहीं होगा। बुद्धि मूलभूत से स्नायु संबंधित है, और ये संवेदी विभेद वर्ड जहां रहेगा, विभेद निगेटिव, हटाइए। बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन नहीं, बुद्धि बहुआयाम और इसमें कई पहलू निहित है, यानी इसका उत्तर होगा 66 का उत्तर होगा डी नंबर। चलते स्टूडेंट 67 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा। तो आत्मबोध के अनुसार सर्वाधिक योगदान क्या होता है, आत्मबोध, यानी आत्मा अंदर की बात बोल रहा है। तो संगीत की बात हो रहा है, नहीं अंत व्यक्तित्व की बात हो रहा है, आध्यात्मिक नहीं हो रहा, ना ही भाषा विषयक, यानी 67 का उत्तर होगा स्टूडेंट बी नंबर। चलते स्टूडेंट 68 नंबर क्वेश्चन, बताइए निम्न में से स्टर्नबर्ग कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है, ये आपको बताना है। तो बताइए स्टर्नबर्ग का, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन है आपका, स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधन पूर्ण बुद्धि, गणितीय बुद्धि। तो स्टर्नबर्ग का जब त्रिस्तरीय बुद्धि का एक रूप होगा तो स्टूडेंट ये आपका क्या होगा, व्यवहारिक बुद्धि होगा, प्रायोगिक बुद्धि नहीं होगा, संसाधन पूर्ण बुद्धि नहीं होगा, ना ही गणितीय बुद्धि होगा, यानी 68 का आंसर होगा ये नंबर। चलते स्टूडेंट 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। ये तो बहुत आसान है, डेविड वेसलर ने नहीं किया था, एल्फ्रेड बीने भाई साहब ने किया था, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने नहीं किया था, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने नहीं किया था। चलिए तो बहुत आसान था। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, आज का 4th लास्ट क्वेश्चन, बताइए
निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? बताइए, संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित कौन है? याद करना, गति प्रक्रमण करना, विचार करना, सहानुभूति देना। बताइए क्या होगा इसका उत्तर, आपको बताना है। बताइए। तो देखिए स्टूडेंट, याद करना तो होगा नहीं, गति प्रक्रमण होगा नहीं, विचार करना, सहानुभूति देना, यानी कौशल संवेगात्मक बुद्धि संबंधित होता है आपका 100 से संवेगात्मक, 100 से सहानुभूति, यानी 70 का उत्तर होगा डी नंबर। चलते स्टूडेंट, आपका आज का थर्ड लास्ट क्वेश्चन, आज का थर्ड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत के आधार पर एयरफोर्स पायलट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि आवश्यकता है? अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, भाषायिक बुद्धि, गतिक बुद्धि, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। बताइए, बहुत आसान है। एयरफोर्स पायलट, तो एयरफोर्स पायलट को अंतर व्यक्तित्व बुद्धि से कोई लेना देना, भाषायिक ने गतिक यानी स्पीड की बात है, यानी गति की बात करता है एयरफोर्स पायलट, आपका अंतर व्यक्तित्व बुद्धि नहीं होगा, यानी 71 का आंसर होगा सी नंबर। चलते स्टूडेंट, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। बताइए, आनुवांशिक बुद्धि, उत्पादक बुद्धि, सामान्य बुद्धि, वैश्विक बुद्धि, ये आपको बताना है आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए, बुद्धि का स्पीयरमैन परिभाषा, स्पीयरमैन का जो परिभाषा में जो जी कारक होता है वो आनुवांशिकी बुद्धि नहीं होगा, उत्पादक बुद्धि नहीं होगा, ये आपका सामान्य बुद्धि होगा। और सामान्य बुद्धि जो होता है स्टूडेंट आपका 90 से लेके 110 के बीच आपका क्या होता है? सामान्य बुद्धि। वैश्विक बुद्धि आपका होगा नहीं। चलते स्टूडेंट, आज का अंतिम क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए, क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। संवेगात्मक, देखिए, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? ऑप्शन है आपका अंतर व्यक्तित्व और अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, चाक्षुष स्थानिक बुद्धि, अस्तित्वपरक बुद्धि। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? तो यह जो हो सकती स्टूडेंट, यह अंतर व्यक्तित्व और अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, बिल्कुल सही बात है। प्राकृतिक बुद्धि तो होगा नहीं, चाक्षुष तो होगा नहीं, अस्तित्वपरक बुद्धि होगा नहीं। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आप इसमें से कितना क्वेश्चन सही करके बताए ये भी जरूर बताइएगा। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। देखिए, अगर और हमारे यूट्यूब चैनल टॉनिक क्लासेस को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे यूट्यूब चैनल टॉनिक क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए स्टूडेंट, तो अभी तक अगर लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके, वीडियो को शेयर करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको टाइम पे टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। संध्या 7 बजे जो आपकी क्लास होती है वो अभी गणित की क्लास होती है, रात्रि 9 बजे आपका पर्यावरण का, रात्रि 9 बजे आपका क्या होता है स्टूडेंट, आपका बाल विकास का। देखिए, अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं स्टूडेंट, तो आप अगर फेसबुक यूज करते हैं तो रुपेश साहब को आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अगर यूज करते हैं तो रुपेश झा ऑफिशियल को यूज कर सकते हैं। अगर इसी का आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए, अगर इसी का आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल टॉनिक क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको फ्री में पीडीएफ अवेलेबल है। ठीक है, तो और अगर किसी को जेटेट का स्पेशल नोट्स, देखिए स्टूडेंट, अगर जेटेट का किसी को स्पेशल नोट्स चाहिए तो ये मोबाइल नंबर 9939700797 पर कांटेक्ट करके जेटेट का स्पेशल नोट्स को ले सकते हैं। और कल जो स्टूडेंट आपका होगा, देखिए कल जो आपका होगा आपका महामैराथन क्लास जो होगा रात्रि 9 बजे होगा। ये चैप्टर का नाम है आपका भाषा और चिंतन। ठीक है, तो स्टूडेंट अब अंतिम में मोटिवेशनल थॉट्स के साथ मैं जानना चाहता हूं कि सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने वो होते हैं जो आपको नींद आने ही नहीं दें। तो स्टूडेंट 10:30 से ज़्यादा हो चुका है, अब आप लोग का सोने का समय है। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। कल सुबह हम 7 बजे आपके साथ क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट को गुड नाइट, धन्यवाद।